कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं तेरी आँखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती हैं, जो ना समझे तो पानी है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा पॉलिटी। इस पॉलिटी को हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। आज पॉलिटी की पहली क्लास है और ये जिस एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी वो एग्ज़ाम है हमारा आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और बीईओ। इन एग्ज़ामों के लिए ये आपके लिए बहुत ही रामबाण क्लास सिद्ध होगी। इस क्लास को आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपको आज से ही क्लास शुरू हो रही है और प्रतिदिन आपको एक वीडियो इसकी मिलेगी। इसमें देखते हैं हम, इसकी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी फॉर पीसीएस एंड आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, बीईओ और एलटी ग्रेड इन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास की जो हमें शुरुआत करनी है वो बिल्कुल बेसिक से करनी है, बिल्कुल शुरू से करनी है। पॉलिटी क्या होती है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका जनक कौन है, इन सब बातों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, यानी कि ओरिजिन ऑफ पॉलिटी जो हमारी पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, इसके अगर हम उद्भव की बात करें तो पॉलिटी का जो उद्भव हुआ है दोस्तों वो कहाँ हुआ है, यूनान में हुआ है। पॉलिटी का उद्भव पूछा जाए या पॉलिटी का जन्म पूछा जाए तो किस देश से हुआ है, यूनान से। और यूनान के अंदर एक देश पड़ता है ग्रीक। ग्रीक की राजधानी कहाँ है दोस्तों, एथेंस। ग्रीक की राजधानी कहाँ है, एथेंस। एथेंस से पॉलिटी का उद्भव होता है, विकास होता है। कैसे हुआ, क्या हुआ, आइए इसको देखते हैं। अगर हम बात करें कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हम पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, या हम ज्योग्राफी की बात करें, या हम केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें, सबका जो उद्भव हुआ है वो एक दर्शन से हुआ है। एक दर्शन से, और एक दर्शन फिलॉसफी क्या होती है, एक विचार होता है। तो पॉलिटी के बारे में जो सर्वप्रथम अपना विचार व्यक्त किया था वो व्यक्ति कौन था, सुकरात। यानी पॉलिटी के बारे में अपना विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, सुकरात ने दिया था। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों पॉलिटी का जनक यानी फादर ऑफ पॉलिटी, ये किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। आइए इन नामों पर हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ पॉलिटिकल फिलॉसफी की, यानी राजनीतिक दर्शन क्या होता है। तो दर्शन का मतलब होता है विचारधारा, एक सोच, एक विचार। जो विचार आपके दिमाग में आया उसको हमने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसके हमें प्रूफ मिलने लगे, सकारात्मक परिणाम हमारे आने लगे, तो वही क्या बन जाता है, साइंस बन जाता है। इसी तरीके से जो पॉलिटी के संबंध में जो विचार आए थे, अरस्तु के दिमाग में आए थे, उन विचारों को हमने लागू किया और लागू करने के बाद जो सकारात्मक परिणाम हमें मिले, उन परिणामों को हमने क्या कह दिया, फिर साइंस कह दिया। इसी से उद्भव किसका होता है, पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल साइंस। इसके जो विचार आ रहा है दिमाग में, उस विचार को अगर हमने अप्लाई किया तो उसके एविडेंस अगर हमें मिलने लगे, सबूत मिलने लगे, हमारे सकारात्मक परिणाम आने लगे, तो वही क्या हो जाएगी, पॉलिटिकल साइंस। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा ज्योग्राफी के अंतर्गत कि हम लोग क्या मानते थे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य वगैरह चक्कर लगाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद पता लगा कि सूर्य के चारों ओर लगाते हैं, पृथ्वी ये ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। तो जब तक ये प्रूव नहीं हो पाया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है,
आज की स्थिति में जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये धीरे धीरे प्रूव होता है और उसी तरीके से यहाँ पे जो प्रूव होके जो एविडेंस मिले, जो सबूत मिले, उसी के आधार पर जो विचार आए थे पॉलिटी के संबंध में, उन्हें हमने क्या कह दिया, पॉलिटिकल साइंस कह दिया। आगे दोस्तों देखते हैं इसमें इसका जो उद्भव हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ग्रीक में हो रहा है, और ग्रीक में भी कहाँ, एथेंस के अंदर हो रहा है। और एथेंस में एक महान व्यक्ति, एक व्यक्ति रहता है, क्या नाम है, सुकरात। ये जो सुकरात है भाई साहब, ये सुकरात, इनसे स्टार्टिंग होगी किसकी, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, एक फॉर्मूला आपको लिख रहा हूँ, इस पे थोड़ा ध्यान देना। इसमें ध्यान रखना है सपा, SPA, ऐसे क्या होता है, सुकरात, ऐसे क्या होगा, सुकरात, P से क्या होगा, प्लेटो, क्या होगा, प्लेटो, और A से क्या होगा, अरस्तु। इसके बाद एक नाम दोस्तों और ध्यान रखना है, वो नाम किसका है, सिकंदर का। किसका नाम ध्यान रखना है, सिकंदर का। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अगर मैं बात करूँ सुकरात, सुकरात किसका गुरु है, प्लेटो का। प्लेटो किसका गुरु है, अरस्तु का। और सिकंदर का गुरु कौन है, अरस्तु। एक बार फिर से सुनिए आप, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, और सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, अरस्तु। या सुकरात का जो चेला है प्लेटो है, प्लेटो का अरस्तु है, अरस्तु का सिकंदर है। ये क्रम कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और यहाँ से और एक अच्छा क्वेश्चन जो बनता है उसको आप देखिए। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, सिकंदर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिकंदर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है, यानी कई बार हमसे पूछा गया है सिकंदर के बारे में कि जो सिकंदर है, क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, अगर हम बात करें सिकंदर, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, सपा यानी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, A फॉर अरस्तु। और इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिकंदर। देखो सिकंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, और सिकंदर से जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन सुनिए कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया है वो कब किया है दोस्तों, 326 ईसा पूर्व। ये 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का जो शासक कौन था, तो यहाँ पे सिकंदर ने जो आक्रमण किया उस समय भारत में जो इसने अटैक किया था वो किस शासक के विरुद्ध था। तो वो शासक आपको ध्यान रखना है किसके विरुद्ध था दोस्तों, बताइए। युद्ध कौन सा था, हाइडेस्पीच का युद्ध। कौन सा युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध, या झेलम या वितस्ता का युद्ध। तो ये युद्ध जो हुआ है वो राजा पोरस के बीच हुआ है। किसके बीच, राजा पोरस वर्सेज सिकंदर। कब हुआ, 326 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के किनारे हुआ, तो नदी झेलम, जिसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, झेलम। प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। क्या नाम है दोस्तों, वितस्ता। इसको हम हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइडेस्पीच का युद्ध। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कहीं हाइडेस्पीच लिखा होगा, कहीं हाइडेस्पीच लिखा होगा, तो हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं इसको। ये बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो सुकरात है, सुकरात ने यूनान के अंदर, एथेंस के अंदर भाषण देना शुरू किए। और भाषण देने शुरू क्या किए कि वहाँ का जो पोप है, उस पोप के विरोध में सुकरात ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया, और उसका विरोध करने लगे कि ये जो पोप है ये जनता को पागल बनाता है, जनता को मूर्ख बनाता है। और उसके विचारों को बड़े ध्यान से जिस व्यक्ति ने सुना, वो व्यक्ति कौन था, प्लेटो। प्लेटो ने किसके विचारों को सुना, अरस्तु के विचारों को सुना। ये जो भाई साहब हैं ये पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, यानी कि इन्हें पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। अब देखो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, व्यक्ति को सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे की जरूरत होती भी नहीं है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो पढ़ाई की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वही बात इनकी जो महान व्यक्ति हैं सुकरात, ये महान दार्शनिक हैं, महान फिलोसफर हैं, लेकिन ये भी
पढ़े लिखे नहीं है, और यहाँ तक कि इन्होंने कोई भी बुक आज तक लिखी नहीं है। केवल अपने भाषण के माध्यम से इन्होंने जो विचार दिए, उन विचारों को किसने सुना भाई साहब? प्लेटो ने। और प्लेटो ने जब इनके विचारों को सुना तो प्लेटो ने एक यहाँ पे बुक जो लिखी, उस बुक का नाम आपको दोस्तों ध्यान रखना है। प्लेटो की बुक कौन सी है? इसकी पुस्तक अगर पूछी जाए तो पुस्तक आपको बतानी है रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक? रिपब्लिक। इसके बाद द लॉज, द LA लॉज, यानी कि रिपब्लिक पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। दूसरी आपको ध्यान रखनी है द लॉज, और तीसरी आप ध्यान रखना चाहते हैं तो तीसरी और लिख लीजिए, कौन सी है? दी स्टेटमेंट। तीसरी अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं दी स्टेटमेंट, दी स्टेटमेंट। ये 3 बुक हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो कौन सी है? रिपब्लिक। यानी रिपब्लिक ने प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर जो लिखा वो क्या था? सुकरात के विचारों को लिखा। सुकरात ने जो भाषण दिए उन विचारों को लिखा किसने है? प्लेटो ने लिखा है। और किस बुक में लिखा है? रिपब्लिक। एक बुक इन्होंने लिखी द लॉस, और तीसरी लिखी द स्टेटमेंट। ये 3 बुक किसकी हैं दोस्तों? बताइए। प्लेटो की हैं। अब देखो, ये प्लेटो का जो शिष्य है वो कौन है दोस्तों? अरस्तु। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। यहाँ जो अरस्तु है इसने भाई साहब शिक्षा ग्रहण की सुकरात से, इसने शिक्षा ग्रहण की प्लेटो से। और प्लेटो ने एक एकेडमी खोली है, एक स्कूल खोला है, एक शिक्षण संस्थान खोला है, द अकेडमी। यानी द अकेडमी किसकी है? द अकेडमी। ये द अकेडमी है। ये द अकेडमी में शिक्षा ग्रहण कौन करता है? अरस्तु। अब यहाँ पे प्लेटो ने जो एकेडमी खोली, इसी में पढ़ा हुआ छात्र कौन था? अरस्तु। इसी में पढ़ा है, और इसने भी कुछ किताबों को लिखा है। अगर मैं अरस्तु की बात करूं भाई साहब, तो अरस्तु को देखिए। अरस्तु ये विचार किस किस के लिखेगा? एक तो सुकरात के लिखेगा, और दूसरे दोस्तों किसको लिखेगा? प्लेटो के। और भाई साहब इसे हमने क्या कह दिया? फादर कह दिया। इसे हमने क्या कह दिया? पिता कह दिया। इसे हमने क्या कह दिया भाई साहब? अरस्तु को क्या कह दिया? पापा कह दिया। पापा किसको कहते हैं? जो मेहनत करता है, जो आपको रोटी देता है, जो आपको कमा के देता है, जो मेहनत करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पापा। बोलें तो फादर। अब ये जो फादर है इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और इसने बहुत ज़्यादा जो मेहनत की, तो ये फादर किसी एक का नहीं है, कई चीज़ों का पापा है। और किस किस का फादर है? बोलें तो जनक। क्या बोलें? जनक, फादर, पापा, एक ही बात है दोस्तों, सुनिए ध्यान से। किस किस का जनक है ये? तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राजनीति विज्ञान। किसका जनक है? राजनीतिक विज्ञान। इसका जनक कौन है? अरस्तु। इसके अलावा दोस्तों हमें ध्यान रखना है जीव विज्ञान। कौन सी विज्ञान? जीव विज्ञान। इसका भी जनक है। इसके बाद दोस्तों देखें तो जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का भी जनक है। इसके बाद और देखें भाई साहब तो अगली विज्ञान कौन सी है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। इसका इन्हें जनक कहा जाता है। किसको भाई साहब? अरस्तु को। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बुक आप देखिए। बुक कौन कौन सी हैं? एक तो पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसकी। इसकी पुस्तक में सबसे पहले आपको पॉलिटिक्स ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स या POLITICS, पॉलिटिक्स ध्यान रखना है। दूसरी पुस्तक इसकी कौन सी है? दूसरी पुस्तक में दोस्तों आपको टॉपिक्स ध्यान रखना है। सेकंड बुक इसकी कौन सी है? टॉपिक्स। कौन सी? TOPICS। दूसरी बुक दोस्तों इसकी कौन सी है? टॉपिक्स ध्यान रखना है। अगर तीसरी बुक आप ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रख लीजिए द कैटेगरी। कौन सी? द कैटेगरी। ये तीनों ही पुस्तक किसकी हैं दोस्तों? अरस्तु की हैं। अब देखो आपको जनक मिल गया, उद्भव इसका कहाँ हुआ पॉलिटी का, ये आपको मिल गया। इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा दोस्तों क्या है? राज व्यवस्था। क्या है दोस्तों? राज व्यवस्था। अगर मैं राज व्यवस्था की बात करूं तो ये 2 शब्दों से बना है। राज व्यवस्था 2 शब्दों से बना है दोस्तों। और राज व्यवस्था जो 2 शब्दों से बना है वो कौन कौन से 2 शब्दों से बना है उसको आप देखिए। यानी कि राज्य प्लस व्यवस्था। किससे बना है? राज्य प्लस व्यवस्था। अगर दोस्तों हम राज्य की बात करें तो सबसे पहले यही क्वेश्चन निकल के आता है कि ये राज्य होता क्या है? राज्य
होता क्या है, स्टेट होता क्या है। अगर दोस्तों हम राज्य के बारे में बात करें तो राज्य के बारे में हमें 3-4 कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे दोस्तों। 3-4 कॉन्सेप्ट जो राज्य के बारे में निकल के आएंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम राज्य की बात करें दोस्तों, तो राज्य की जो डेफिनेशन निकल के आई, परिभाषा निकल के आई, एक सम्मेलन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ होती है ये बताइए, मॉन्टेविडियो। ये कहाँ का सिटी है, कहाँ की राजधानी है मॉन्टेविडियो, तो आपको बताना है उरुग्वे की राजधानी है। और उरुग्वे किस महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों, तो ये उरुग्वे जो मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। फिर से आप देखिए दोस्तों, एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन होगा, कौन सा, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है, ये मॉन्टेविडियो शहर में हो रहा है जो कि राजधानी है। ये मॉन्टेविडियो राजधानी किस शहर की है, किस देश की है, सॉरी, तो ये देश आपको बताना है उरुग्वे। यानी किसकी राजधानी है, उरुग्वे की राजधानी है। और उरुग्वे देश कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पर जो राज्य है इसकी डेफिनेशन निर्धारित होती है और इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन बताई गई, इस परिभाषा में 4 तत्व बताए गए। कितने तत्व बताए गए दोस्तों, 4 तत्व बताए गए। यानी कि जो राज्य होगा उस राज्य के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है, 4 एलिमेंट नेसेसरी। और कौन से 4 एलिमेंट होंगे वो आप देखिए। नंबर 1 बात करें हम इसमें, तो नंबर 1 भूभाग। क्या होगा दोस्तों, भूभाग, यानी भूभाग जरूरी है। अब भूभाग की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा प्राचीन काल में हम लोग नंगे घूमते थे, कंदमूल फल वगैरह खाते थे, तू भी नंगा मैं भी नंगा सब नंगे। थोड़ी बहुत हमें समझ आई तो हमने क्या काम किया भाई साहब, खेती करना शुरू कर दिया। खेती करना जब हमने शुरू किया तो हम एक जगह रहकर उसको हमने खेती को किया। और जब हम खेती करने लगे तो अनाज का जो उत्पादन हुआ, अनाज के उत्पादन से इनकम बढ़ी। और अनाज के उत्पादन से क्या हुआ कि जो भूमि थी उस भूमि की वैल्यू बढ़ने लगी। यानी कि अगर आपको ज़िंदगी में खुशहाल बनना है तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, और जो जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसका लोग उतना ही सम्मान करते हैं। हुआ क्या कि जो भूभाग है, इस भूभाग के लिए जो कबीले थे वो आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और ये जो कबीले आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इन पे जो कंट्रोल जो करेगा वो कौन करेगा भाई साहब, गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। और सरकार की बात ही कबीले के लोग माने या ना माने, इसके लिए क्या होगा भाई साहब, एक संप्रभुता कॉन्सेप्ट आएगा। पहले आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद और आगे बात करेंगे। भूभाग की बात करें भाई साहब, तो इंडिया की अगर हम बात करें दोस्तों, भारत के पास तो अच्छा खासा भूभाग है। और इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, एक अच्छा खासा भूभाग है। दूसरा तत्व इसका क्या था दोस्तों, तो दूसरा हमें ध्यान रखना है जनसंख्या। कौन सा दोस्तों, जनसंख्या। अब जनसंख्या की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी है, 136 करोड़ है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग 121 करोड़ और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कितनी है, 136 करोड़ है। और भाई साहब हम ये जो जनसंख्या है वो एक तरह का अभिशाप होता है, लेकिन ये हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान भी है। और वरदान किस दृष्टि से है कि हमारा जो देश है वो अन्य जितने भी देश हैं उनका एक मार्केटिंग का हब बना हुआ है। हमारे देश में जो दूसरे देशों के लोग हैं वो मार्केटिंग के लिए भाग के आते हैं, क्योंकि इतना सामान जो मशीनें बनाती हैं उनके यहाँ, चाहे वो एप्पल का फ़ोन हो चाहे वो अन्य फ़ोन हो, तो वो यहाँ उनकी मार्केटिंग अच्छी होती है, तो मार्केटिंग का हब बना हुआ है। हालांकि जनसंख्या की वृद्धि है या जनसंख्या ज़्यादा होना ये भी क्या होता है, एक अभिशाप होता है। अब दूसरी बात, जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको बता दी 136 करोड़ है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 121 करोड़ है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो अभिशाप जरूर है, और लेकिन जो वरदान एक तरह का एक अच्छाई जो निकल के आती है वो दुनिया का मार्केटिंग का हब बना हुआ है, ये इसके लिए थोड़ी सी अच्छाई भी है। लेकिन थर्ड एलिमेंट इसकी हम बात करें, तीसरा जो इसका तत्व होगा वो क्या होगा भाई साहब, गवर्नमेंट, बोले तो सरकार।
अगर मान लो किसी के पास भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार नहीं है, तब भी क्या नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा। इनके लिए जो आवश्यक के शर्तें हैं, कंडीशन हैं, जो एलिमेंट हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा क्या है दोस्तों, संप्रभुता। चौथा तत्व क्या है इसका, संप्रभुता। एक एक पर हम बात करते हैं अभी, इसको ध्यान से आप समझना। संप्रभुता क्या होता है, यहाँ पे देखो, सरकार हो गई, जनसंख्या हो गई, संप्रभुता हो गई। अब संप्रभुता क्या होती है, यानी कि स्वयं का प्रभु, स्वयं की क्षमता। इसको अगर देखते हैं, थोड़ा सुन लीजिए आप। यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा भूभाग है, और भूभाग है तो भूभाग पर जो जनसंख्या रह रही है ये आपस में लड़ेगी। लड़ेगा कौन, जनसंख्या। इस जनसंख्या को कंट्रोल कौन करेगा भाई साहब, सरकार। कौन करेगा, सरकार। अब सरकार की बात जनसंख्या मानेगी नहीं मानेगी, इसके लिए सरकार को क्या होना आवश्यक है भाई साहब, संप्रभुता होना आवश्यक है। संप्रभुता का जैसे मान लो जनसंख्या आपस में लड़ती है तो सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। कोई क्राइम करता है उसके लिए कानून बनाती है। जैसे कोरोना में घर से बाहर मत निकलो, बिना मास्क के मत निकलो, ये नियम किसने बना दिए भाई साहब, सरकार ने। और सरकार, संप्रभु का मतलब होता है, इसका अगर मैं अर्थ आपको बताऊं दोस्तों, तो अर्थ इसका जो बनता है वो निर्णय लेने की क्षमता। क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहा जाता है, संप्रभुता कहा जाता है। ये निर्णय भाई साहब आंतरिक हो सकता है, क्या हो सकता है, आंतरिक हो सकता है। ये निर्णय आपका बाह्य भी हो सकता है। यानी कि हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, ये भारत में क्या हो रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे रहा है, तो ये जो अंदर की जितनी बातें हैं कि हमारे यहाँ कौन ट्रेड करने आएगा, कौन नहीं आएगा, किसी दूसरे देश से हमें संपर्क रखना है नहीं रखना है, व्यापार करना है नहीं करना है, इसका मतलब क्या होता है, संप्रभुता। स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। किसी किसी घर में आपने देखा होगा कि आपके घर में संप्रभुता किसके हाथ में है, पापा के हाथ में। कुछ घर ऐसे होंगे जिनमें संप्रभुता किसके हाथ में होगी, मम्मी के हाथ में। यानी कि जो मम्मी कहेंगी वही होगा। संप्रभुता अगर पिता के हाथ में है, जो पापा कहेंगे वही होगा। संप्रभुता अगर भाई के हाथ में है तो जो भाई कहेगा वही होगा। ये क्या होता है, संप्रभु का अर्थ स्वयं का प्रभु, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। थोड़ा हम गवर्नमेंट को देखते हैं, सरकार को भी समझते हैं। बाकी अभी स्लाइड में आपको दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, सब आपको आसानी से आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों सरकार की, तो सरकार में अगर हम देखें, अगर आपसे पूछा जाए सरकार के अंग, सरकार के अंग, तो सरकार के अंग आपने शायद ध्यान नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ सरकार के अंग कितने होते हैं, 3। सरकार के अंग 3 होते हैं, लेकिन संसद के अंग भी कितने होते हैं, 3। संसद के अंग 3 कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति किसके अंग होते हैं, ये संसद के। संसद के भी अंग कितने होते हैं दोस्तों, 3। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सरकार के अंग। सरकार के जो 3 अंग हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आप देखिए। ये जो सरकार चल रहा है, इस सरकार से एक गाना समझ में आ रहा है, उस गाने को आप देखिए। बहारों फूल बरसाओ, मेरे सरकार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। देखिए दोस्तों, सरकार की हम बात कर रहे थे। सरकार में पहला पॉइंट आप देखिए, पहला अंग सरकार का कौन सा होता है, विधायिका। क्या होता है दोस्तों, विधायिका। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कार्यपालिका। दूसरा कौन सा होता है, कार्यपालिका। तीसरा क्या होता है दोस्तों, न्यायपालिका। क्या होता है, न्यायपालिका। ये जो होता है ना, ये किस में होता है दोस्तों, गणतंत्र में होता है, लोकतंत्र में होता है। जबकि राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में देखें तो कानून भी राजा बनाएगा, कानून का पालन भी राजा कराएगा, और न्याय भी कौन करेगा, राजा करेगा। किसमें, राजतंत्र में। हमारे यहाँ गणतंत्र है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकार के कितने अंग हैं, 3। अगर हम बात करें विधायिका, तो दोस्तों ये क्या करेगी, अगर आपसे पूछा जाए विधायिका क्या करेगी, तो ये कानून का निर्माण करेगी। क्या करेगी दोस्तों, कानून का निर्माण। क्या करेगी, कानून का निर्माण। कार्यपालिका क्या करेगी, तो ये जो कानून का निर्माण विधायिका ने किया है
उन कानूनों को लागू कराने का काम क्या करेगी? कार्यपालिका करेगी। कानून को लागू कौन करेगी? तो क्या बता दोगे दोस्तों? कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या काम करेगी? विधायिका ने जो कानून बनाया, कार्यपालिका ने जो कानून लागू किया या जिस कानून का ये पालन करवा रही है कार्यपालिका, वो कानून सही है या गलत है, उसका निर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका। यानी जो कानून बना है, कानून सही है या गलत, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय जो करेगी न्यायपालिका करेगी। अब देखो यहाँ जो न्यायपालिका जो न्याय करेगी वो केवल और केवल संविधान के अनुसार न्याय करेगी दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। यानी कि ये न्याय जो करेगी, ये जज जो बैठे हैं, ये जो न्याय जो करेंगे वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। ये न्याय किसके हिसाब से करेंगे? तो ये संविधान के हिसाब से करेंगे। मान लो आप कहीं जा रहे हो, कहीं जज साहब जा रहे हैं, आपने जो जज साहब की लड़की है उसको टॉर्चर कर दिया, जज साहब की लड़की को आपने हाथ पकड़ लिया, तो ये जज साहब हैं, ये आपको फांसी नहीं देंगे, आपको ये मृत्युदंड नहीं देंगे। भले ही आपने इनकी पत्नी की तरफ देखा हो, भले ही आपने इनकी लड़की की तरफ देखा हो, लेकिन अगर लड़की की तरफ देखने की सजा एक चांटा है तो एक ही चांटा पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो अपराध आपने किया उसका जो जितनी सजा संविधान में दे रखी है उतनी ही जज साहब दे सकते हैं, आपको फांसी जज साहब इसमें भी नहीं दे सकते। यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे अगर हम यहाँ पे बात करें कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। अगर दोस्तों हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका यानी जो कानून बना है उसका पालन करवाएगी या कानूनों को लागू करेगी। क्या करेगी दोस्तों? कार्यपालिका। अगर हम दोस्तों कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका जो होती है वो दो तरह की होती है। कार्यपालिका कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक तो भाई साहब अस्थाई और दूसरी स्थाई। कैसी? अस्थाई और दूसरी स्थाई। स्थाई का मतलब, स्थाई से आप समझ लो दोस्तों आपकी वाइफ बोलें तो पत्नी, यानी कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अस्थाई की बात करें तो आपने लड़कियों को कहते हुए सुना होगा, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है। तो यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड है इसको आप क्या कह सकते हैं? अस्थाई। अस्थाई का मतलब इसका एक्स पहले वाला था, इसका जो वाई है वो वर्तमान में है, इसका जो एक्स है वो पहले वाला, इसका जो वाई है जो वर्तमान में है, और जो जेड है वो कब का होगा? भविष्य का होगा। तो ये एक्स वाई जेड ये क्या है? सब अस्थाई है। और स्थाई क्या बता दिया मैंने? वाइफ या पत्नी। और अस्थाई क्या? गर्लफ्रेंड की तरह। अब जैसे इसमें बात करें हम दोस्तों, अस्थाई में कौन आएगा, स्थाई में कौन आएगा? तो अगर हम अस्थाई की बात करें तो अस्थाई में जितने भी राजनीतिक सदस्य होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? अस्थाई में। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 5 साल होता है। तो ये किस में आ जाएंगे? अस्थाई में। स्थाई में कौन आएंगे? आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं, ये किस में आ जाएंगे? स्थाई कार्यपालिका में। क्योंकि जो कार्य का पालन जो करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? ये गवर्नमेंट करवाती है। तो ये किस में आ जाएंगे दोस्तों? बताइए। स्थाई में। लिख देता हूं थोड़ा, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये जो अधिकारी हैं ये कैसे हैं? स्थायी कार्यपालिका के अंग हैं। और यहाँ पे जो एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम, ये सब क्या हैं? अस्थायी कार्यपालिका के अंग हैं। अब देखो दोस्तों अस्थायी जो कार्यपालिका है ना, ये भी 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है अस्थायी कार्यपालिका? ये होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की दोस्तों? 4 प्रकार की। और ये 4 प्रकार कौन से हैं इनको जरा देखना। पहला होता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। पहली कौन सी होती है दोस्तों? अध्यक्षीय कार्यपालिका। यानी कि अध्यक्षीय कार्यपालिका। ये अध्यक्षीय कार्यपालिका कहाँ है? तो आप बता दो दोस्तों, कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है?
अमेरिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में। दूसरी होती है संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका। अगर हम दोस्तों संसदीय कार्यपालिका की बात करें तो संसदीय कार्यपालिका कहाँ है? ब्रिटेन और भारत में। कहाँ है दोस्तों? ब्रिटेन और भारत में। इसको ध्यान रखना, ब्रिटेन और कहाँ है दोस्तों? ये इंडिया में, भारत में। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार की होती है दोस्तों, उसको ध्यान रखना, दोहरी कार्यपालिका। कौन सी? दोहरी, डबल, दोहरी कार्यपालिका, कार्यपालिका। और जो चौथी होती है वो होती है बहुल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, कार्यपालिका। अगर दोस्तों बहुल कार्यपालिका पूछी जाए तो यहाँ पे उदाहरण आप बता देना दोस्तों, क्या होगा? स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कैसी कार्यपालिका है दोस्तों? बहुल्य कार्यपालिका है। और दोहरी कार्यपालिका दोस्तों पूछी जाए तो दोहरी कार्यपालिका कहाँ बता दोगे आप? ऐसे देश जैसे बात करें हम फ्रांस की, यानी दोहरी की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रांस आ जाएगा। और दोहरी किस प्रकार की होती है? जहाँ पे शक्तियों का विभाजन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के बीच कर दिया जाए, वो कैसी कार्यपालिका होगी? दोहरी कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका जैसी भारत में है, हमारे देश में है, हमारे संविधान में जो संसदीय कार्यपालिका है, वो संसदीय कार्यपालिका हमारे कहाँ है भाई साहब? हमारे संविधान के अकॉर्डिंग भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है। संसदीय कार्यपालिका हमने कहाँ से ली है? ये क्वेश्चन बनता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रिटेन से ली है। ये आप ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? एक आपको स्टेट के बारे में थोड़ा और बता दे रहा हूँ। स्टेट और कंट्री, देश क्या होता है उसमें थोड़ा आप समझ लीजिए। यहाँ पे अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट जो शब्द मैं लिख रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये बिहार के लिए नहीं है, ये उड़ीसा के लिए नहीं है। ये इनको अगर मैं संविधान की भाषा में दोस्तों बात करूँ तो ये प्रोविंस हैं, बोले तो क्या हैं? प्रांत हैं। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो भारत एक स्टेट है, अमेरिका एक स्टेट है, पाकिस्तान एक स्टेट है, चीन एक स्टेट है, अफगानिस्तान एक स्टेट है, नेपाल स्टेट है। ये स्टेट का मतलब फिर कंट्री क्या होता है? स्टेट आपको समझ में आ गया। स्टेट किसको कहा जाता है? कंट्री को कहा जाता है। लेकिन कंट्री वहाँ हम प्रयोग नहीं करते, उसका कारण भी है, कारण है उसकी हम अभी बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए, ये उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, ये क्या है? ये प्रांत हैं। क्या है दोस्तों? प्रांत हैं, प्रोविंसेस जिसको कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं फिर स्टेट, स्टेट जो मैंने अभी नाम बोले, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, ये सब क्या है दोस्तों? ये प्रांत, सॉरी, ये क्या है? स्टेट हैं। अब जो कंट्री होता है, देश होता है, ये क्या होता है? कंट्री और देश की अगर हम बात करें तो जहाँ जिस स्टेट से हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, भावात्मक विचार हमारे जुड़े होते हैं, वो क्या होता है? देश। भारत हमारे लिए एक क्या है? देश है, जबकि भारत अमेरिका के लिए क्या है? एक स्टेट है। दोनों में अंतर आप ध्यान रखना। हम कभी भी अमेरिका या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, हम किसके नारे लगाएंगे? भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? ये जो इमोशन से जुड़ा है इसको हम क्या कहते हैं? देश कहते हैं, जबकि ये सब पॉलिटी की भाषा में क्या है दोस्तों? स्टेट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम देखें इसमें। हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको अभी करवा दिए, एक बार आप देख लीजिए। हाँ, देखो दोस्तों, राज व्यवस्था का उद्भव यूनान से, ग्रीक से, और कहाँ से बताना है दोस्तों? एथेंस से। जो राजनीतिक दर्शन मैंने आपको समझा दिया, पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान। इससे आगे जो देखते हैं हम यहाँ पे, इसका उदय सोक्रात के विचारों से होता है। और ये जो प्लेटो है, ये कहाँ का है? एथेंस का है। इस प्लेटो का जो जन्म है वो कब हुआ है? 428 ईस्वी पूर्व में हुआ है। और एथेंस के अंदर प्लेटो ने एक एकेडमी खोल रखी है जिसका नाम है द एकेडमी, और इसी में एक छात्र पढ़ता है, अरस्तु। अरस्तु ने जो बुक लिखी वो कौन सी लिखी? पॉलिटिक्स। अरस्तु किसका शिष्य है? प्लेटो का। और यही क्या है? पिता। यही क्या है? पापा। किस किस का है बता दिया मैंने। और इसका शिष्य कौन है दोस्तों? सिकंदर। आगे देखते हैं, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अरस्तु को जनक किस किस का कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक और
मनोविज्ञान का जनक। आगे देखते हैं दोस्तों, राज व्यवस्था। अब इसकी हमारी बात चल रही थी, अभी हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो क्या किया कि राज्य क्या होता है। राज्य आपको क्लियर हो गया होगा, बताइए, राज्य क्लियर आपको हो गया होगा। अब राज्य है, इसकी परिभाषा निर्धारित हो गई। अभी मैंने 4 तत्व बता दिए, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। अब देखिए आप, यानी कि जो सरकार है वो सरकार क्या करेगी, कुछ मौलिक नियम बनाएगी, यानी कि मौलिक नियम। सरकार क्या करेगी दोस्तों, यहाँ पे मौलिक नियम बनाएगी। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना, मौलिक नियम। ये जो मौलिक नियम सरकार बना रही है, ये मौलिक नियम सरकार जो बनाएगी, ये मौलिक नियम क्यों बना रही है, यानी कि राज्य की व्यवस्था को, जो राज्य है इस राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो मौलिक नियम बनाए जाते हैं, इन्हीं मौलिक नियमों को दोस्तों क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। यानी कि यहाँ संविधान की परिभाषा अगर मैं लिखूँ, संविधान की परिभाषा, संविधान की परिभाषा ध्यान से सुनना क्या है। हाँ, राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए, राज्य की व्यवस्था को, राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए, करने के लिए मौलिक नियमों के संग्रह को, मौलिक नियमों के, मौलिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों, संविधान कहते हैं। बात समझ में आई, यानी कि किसको संचालित करने के लिए, ये जो स्टेट है, राज्य है, राज्य कौन सा है, जिस पर निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, संप्रभुता हो, सरकार हो, इस राज्य को चलाने के लिए, इस राज्य की व्यवस्था को बनाने के लिए, ये जो राज्य है इस राज्य की व्यवस्था को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मूल नियम बनाते हैं, मौलिक नियम बनाते हैं, और इन मौलिक नियमों के संग्रह को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। ये मौलिक नियम जिस बुक में एक जगह इकट्ठे होते हैं उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान की परिभाषा आपको समझ में आ गई। राज्य की व्यवस्था संचालित करने के लिए मौलिक नियमों के संग्रह को ही क्या कहा जाएगा, संविधान कहा जाएगा। आइए देखते हैं संविधान होता क्या क्या है। मौलिक नियमों का संग्रह संविधान बता दिया दोस्तों। आगे देखते हैं टाइप और संविधान। संविधान के दोस्तों अगर हम प्रकार की बात करें तो मूलतः जो संविधान होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि 2 प्रकार का, कौन कौन सा, दस्तावेज के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो किसके आधार पर होता है, राजनीति की प्रकृति के आधार पर, यानी राजनीति की, राजनीति की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, यानी कि दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, और दूसरा किसका होगा, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी की राजनीतिक प्रकृति है उसके आधार पर, और दस्तावेज के आधार पर। दोस्तों ये दस्तावेज के आधार पर है ना, ये 2 टाइप का होता है। दस्तावेज के आधार पर कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, यानी कि ये इन दोनों में ही क्या होंगे दोस्तों, मौलिक नियम होंगे। क्या होंगे दोस्तों, मौलिक नियम। मौलिक नियम का संग्रह दोस्तों इधर भी होगा और मौलिक नियम का संग्रह दोस्तों इधर भी होगा। यानी कि अब इसमें क्या फर्क है, ये जो 2 टाइप हो गए दस्तावेज के आधार पर, ये कौन से, एक तो हो जाएगा लिखित संविधान, क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखित संविधान, और दूसरा हो जाएगा अलिखित संविधान। कैसा हो जाएगा दोस्तों, अलिखित संविधान। लिखित संविधान दोस्तों कौन सा होता है और अलिखित संविधान कौन सा होता है, ये थोड़ा इनमें माइनर सा अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको समझना है। अगर दोस्तों हम बात करें कि लिखित संविधान, तो लिखित संविधान भी लिखित होता है, लिखा गया होता है, और अलिखित संविधान भी क्या होता है, ये भी लिखा हुआ होता है। फिर दोस्तों दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को आइए समझते हैं, देखते हैं। जो लिखित संविधान है, ये पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ये संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। कौन बनाता है दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी बात, जितने भी इसमें मौलिक नियम बने उन मौलिक नियमों को किसी एक पुस्तक के अंतर्गत एक जगह रखा जाता है। जैसे हम अपने संविधान की बात करें तो हमारे क्या है, लिखित संविधान है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसको संविधान सभा ने बनाया। दूसरी बात अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो अलग अलग पार्ट थे मौलिक नियम, जैसे नागरिकता के मौलिक नियम थे,
यानी कि जिनको हम अनुच्छेद कहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम नागरिकता के बाद देखें तो मूल अधिकार हमारे आ जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, केंद्र और राज्य से संबंधित भाग आ जाते हैं। इन सबको हमने किस में रखा है, एक ही डॉक्यूमेंट्स में रखा है, एक ही पुस्तक के अंतर्गत रखा है। अर्थात हमारे यहाँ का संविधान कैसा है दोस्तों, लिखित संविधान है। अलिखित क्या होता है दोस्तों, लिखा गया तो ये भी होता है लेकिन ये किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हमने कहा कि मौलिक अधिकार, नागरिकता और ये नीति निर्देशक तत्व हैं, या जो राज्य के लिए आवश्यक तत्व, या फिर संघ और राज्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये हमारे यहाँ एक ही जगह लिखे हैं। लेकिन अलिखित संविधान में अंतर ध्यान रखना है कि इनको अलग अलग पार्ट में रखा जाता है कि मौलिक अधिकार किसी दूसरे बुक में होंगे, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में होंगे, और यहाँ पे जो नागरिकता है वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में होगी, और जो राष्ट्रपति वाला है वो किसी तीसरे डॉक्यूमेंट्स में होगा। इसको हम क्या कहते हैं, अलिखित संविधान। पहली बात, संविधान सभा द्वारा नहीं। दूसरी बात, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक जगह किसी एक बुक में, एक दस्तावेज में एकत्रित नहीं होते हैं। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगर हम पूछा जाए कि दुनिया में लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का अगर प्रथम लिखित संविधान पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों, अमेरिका। यानी कि विश्व में सर्वप्रथम जो संविधान, लिखित संविधान लागू हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, अमेरिका में। और ये कब हुआ था, 1789। यानी कि विश्व में लिखित संविधान, यानी विश्व का पहला संविधान अगर भी कहा दी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कौन सा है, अमेरिका का है। ये जो अमेरिका का संविधान है, इस संविधान में अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद हमें बताने हैं, इसमें कितने हैं, 7 हैं। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे नया संविधान, यानी विश्व का सबसे पहला और विश्व का सबसे नया या सबसे बाद का, विश्व का सबसे नया संविधान, तो नया दोस्तों कहाँ का बताना है, नेपाल का। कहाँ का है, नेपाल का। और ये दोस्तों कब बना, 2015 में। कब बना है दोस्तों, 2015 में। कहाँ का बना है दोस्तों, नेपाल का संविधान बना है। अगर हम बात करें दोस्तों अलिखित संविधान कहाँ कहाँ का है, तो अलिखित संविधान में आपको ध्यान रखना है, ये कई देश इसमें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है, ब्रिटिश है। ब्रिटिश के बाद दोस्तों कनाडा है। कौन सा, कनाडा। और तीसरा दोस्तों, इस समय हमास से जो युद्ध चल रहा है, इसका, इजराइल का। हमास ने इजराइल के फेस्टिवल पर जो अटैक किया था, उस समय से अभी तक युद्ध जारी है। इस युद्ध को 10-12 दिन हो चुके हैं, और ये युद्ध जो चल रहा है वो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। तो इजराइल में भी जो संविधान है वो कैसा है दोस्तों, अलिखित संविधान है। इजराइल को ध्यान रखना है। और इजराइल के साथ साथ आपको सऊदी अरब को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, सऊदी अरब। सऊदी अरब का भी संविधान दोस्तों कैसा है, अलिखित संविधान है। इसके अलावा आप यहाँ पे कनाडा हो गया, ब्रिटिश हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, और यहाँ पे और ध्यान रखना चाहते हैं आप तो न्यूजीलैंड को और ध्यान रख लो। किसको दोस्तों, न्यूजीलैंड। इतने ही बहुत हैं। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में, वो उसमें अलिखित संविधान कहाँ का है, तो उसका आंसर क्या था दोस्तों, कनाडा। ये आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको क्लियर हो गए हों तो इनको मैं साफ कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। इसको देखते हैं दोस्तों, देखिए फटाफट। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें राजनीति की प्रकृति के आधार पर, तो राजनीति की प्रकृति के आधार पर जो संविधान होता है दोस्तों, ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों, 2 प्रकार का। इसके भी कितने प्रकार होंगे, तो प्रकार अगर पूछे जाएं तो कितने बता दोगे दोस्तों, 2 प्रकार। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो कौन कौन सा, एकात्मक और दूसरा संघात्मक। कौन कौन से बताओगे दोस्तों, एकात्मक और दूसरा संघीय। एकात्मक व्यवस्था जिस संविधान में हो, और दूसरा संघीय व्यवस्था।
यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जामों में। तो एकात्मक संविधान अगर पूछा जाए दोस्तों, यानी कि जिसमें शासन के संचालन का केवल एक ही लेवल हो, केवल एक ही स्तर हो, उसे हम क्या कहेंगे? एकात्मक संविधान। और एकात्मक संविधान ये कहाँ है? ये ब्रिटेन में है और फ्रांस में है। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, ब्रिटेन और फ्रांस। यानी यहाँ पे जो है वो केवल संचालन का, यानी कि जो एकात्मक का मतलब है कि शासन का जो लेवल है वो केवल एक ही हो। और संघीय का क्या होता है? संघीय का मतलब है जिसमें जो शासन की शक्तियां हैं उनका दोस्तों बंटवारा कर दिया जाए। संघीय का मतलब कुछ शक्तियां यहाँ पे किसको दे दी जाएं? राज्य को दे दी जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? संघीय। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, उन देशों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। यानी कि अमेरिका आएगा, और कौन सा आएगा दोस्तों? कनाडा आएगा। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? संघीय। दूसरा कनाडा में कैसी व्यवस्था है? संघीय। तीसरा ऑस्ट्रेलिया में कैसी व्यवस्था है दोस्तों? संघीय व्यवस्था है। तो संघीय आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एकात्मक। दोस्तों यहाँ पे हम इंडिया की बात कर लें, भारत की बात कर लें, भारत किस में आता है? संघीय में आता है या इसमें आता है एकात्मक में या संघीय में? तो भारत जो आता है वो देखिए किस में आता है दोस्तों, इसको नोट करके लिखना है। जो भारत है, भारत किस में आएगा? अर्ध संघीय में। क्या आएगा? भारत किस में आता है? अर्ध संघीय। किस में आएगा दोस्तों? अर्ध संघीय। अब अर्ध संघीय क्यों है? यानी कि अभी मैंने बताया था यहाँ पे जो पावर्स होंगी संघीय व्यवस्था में वो केंद्र और राज्य दो जगह बटेंगी। अब भारत में क्या होता है दोस्तों? भारत में जो शक्तियों का बंटवारा है ना वो 3-3, 4-4 जगह हो जाता है। कहाँ कहाँ हो जाता है? यानी कि मेन पावर तो केंद्र की रहेगी, इसके बाद कुछ पावर राज्य को दे दी। अब राज्यों ने जो कुछ पावर हैं वो किसको दे दी दोस्तों? जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल बॉडी हैं, उनके अनुसार कुछ नगरों में दे दी नगर पंचायतों को, कुछ गांव में दे दी ग्राम पंचायतों को। तो यहाँ अपने यहाँ तो दोस्तों 4-4 स्तर हो गए, 4-4 लेवल हो गए। इसलिए भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में जो हमें बताना है दोस्तों, संघात्मक और एकात्मक दोनों स्वरूप भारत के संविधान में देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान में जो राजनीति की व्यवस्था है वो कैसी है दोस्तों? तो क्या बताना है दोस्तों? अर्धसंघीय बताना है, ना तो एकात्मक बताना है और ना ही संघात्मक बताना है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। वो बातें क्या हैं, आइए उनको सुनते हैं। उन बातों में देखें तो हाँ देखो, कुछ महत्वपूर्ण बातें आप नोट करिए। महत्वपूर्ण तथ्य, और महत्वपूर्ण तथ्यों में जो बातें आपको ध्यान रखनी है, विश्व में संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई? विश्व में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विश्व में संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो कहाँ बतानी है? निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है दोस्तों, वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? आंसर क्या होता है? फ्रांस में। कहाँ होता है दोस्तों? फ्रांस में। दूसरा क्वेश्चन बनता है, विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान, तो आंसर क्या दे दोगे दोस्तों? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, वो अगला क्वेश्चन सुनिए, संविधान निर्माण का यानी कि संविधान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संविधान का विकास। तो संविधान के अगर हम विकास की ओर जाएं, थोड़ा हम और पहले चले जाएं, तो संविधान के विकास में आपको जो मिलेगा वो देश कौन सा मिलेगा? ब्रिटेन। क्या मिलेगा? ब्रिटेन। यानी कि इसका जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है? ब्रिटेन के अंदर हुआ है। कब? 1215 में। यहाँ का जो शासक था, राजा था, उसने जनता को, यानी यहाँ का जो संविधान है वो अलिखित आपको बताना है ब्रिटेन का, और अलिखित में यहाँ जो जनता ने डिमांड की थी कि कुछ अधिकार आप हमें दे दीजिए, वो डिमांड इसलिए की गई कि जैसे मान लो जो जनता है, कोई व्यक्ति है, अगर रानी जा रही है महारानी की तरफ, किसी ने आँख उठा के देख लिया तो राजा ने आदेश दिया इसकी आँख निकाल ली जाए। अगर किसी ने हाथ से पकड़ लिया तो उसका वो हाथ काट दिया जाता था। ऐसी स्थिति होती थी राजतंत्र में। तो यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ जनता ने कुछ डिमांड की है, और ब्रिटेन का जो किंग है इसने 1215 में एक चार्टर दिया है। क्या दिया दोस्तों? चार्टर। इस चार्टर को ही क्या कहा गया? कुछ
कुछ अधिकार यहाँ के नागरिकों को दे दिए, जिसे किस नाम से जाना गया दोस्तों, चार्टर के नाम से जाना गया था। तो थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन आप सुनिए। यहाँ पे दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 2-3 क्वेश्चन आप देखिए। सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान। अगर दोस्तों सबसे बड़े संविधान की बात करें तो यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़े संविधान में किस किस के आधार पर, तो 2 आधार दोस्तों यहाँ देखने हैं। कौन कौन से, एक तो आर्टिकल और एक शब्द, यानी अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर, और दूसरा शब्दों के आधार पर, दूसरा शब्दों के आधार पर। किसी भी आधार पर पूछा जाए, दोनों ही स्थिति में आंसर क्या होता है दोस्तों, भारत। यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछा जाए तो अपने इंडिया का है, भारत का है, हिंदुस्तान का है। ये किसके आधार पर है दोस्तों, अनुच्छेद के आधार पर। हमारे संविधान में कितने 395 अनुच्छेद हैं और 22 मूल भाग हैं। गणना की दृष्टि से 25 भाग हो जाते हैं। अगर दोस्तों हम शब्दों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख के करीब शब्द हैं हमारे संविधान में, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान। अगर छोटा संविधान देखें तो 2 आधारों पर, एक तो अनुच्छेद के आधार पर और दूसरा दोस्तों शब्दों के आधार पर। अगर हम अनुच्छेद के आधार पर बात करें तो कहाँ का है, अमेरिका का। कहाँ का, अमेरिका का। शब्दों के आधार पर बात करें तो कहाँ का है, मोनाको। कहाँ का है दोस्तों, मोनाको। ये 2 देश आपको ध्यान रखने हैं। अगर सबसे छोटा संविधान विश्व का पूछा जाए, अगर अनुच्छेद के आधार पर पूछा जाए तो कहाँ का होगा, यूएसए का, यानी कि अमेरिका का। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों, 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, 7 अनुच्छेद हैं। सबसे कम अनुच्छेद हैं। अगर हम शब्दों की बात करें दोस्तों तो शब्द सबसे कम किस में है, मोनाको का जो संविधान है, और इसमें शब्द कितने हैं, 3814। इसमें शब्द कितने हैं दोस्तों, शब्द 3814, इतने शब्द हैं। जबकि हमारे संविधान में कितने शब्द हैं, लगभग 1.5 लाख। अनुच्छेद 395, यहाँ पे अनुच्छेद कितने हैं, 7। तो अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा कौन सा होगा, कहाँ का संविधान होगा, अमेरिका का। और शब्दों के आधार पर सबसे छोटा कहाँ का होगा दोस्तों, मोनाको का। कहाँ का होगा, मोनाको का। अगर लेटेस्ट संविधान पूछा जाए, लेटेस्ट, तो लेटेस्ट अभी मैंने आपको बता दिया। लेटेस्ट कहाँ का है, तो लेटेस्ट है दोस्तों नेपाल का। कब बना था, 2015 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो मोनाको है, एक आपको अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व का सबसे छोटा देश, तो कौन सा होगा, वेटिकन सिटी। कौन सा होगा दोस्तों, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट हमें जो अगले दिन जो पढ़ना है दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे हमारे संवैधानिक विकास, यानी संवैधानिक विकास की यात्रा किस तरीके से हुई है, क्या क्या उसमें प्रोविजंस आए हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास, इसकी शुरुआत हम करेंगे। और इसकी शुरुआत हम कब करेंगे दोस्तों, कल करेंगे। इस क्लास को आज यहीं रोकते हैं, कल फिर उपस्थित होते हैं नई क्लास के साथ, आगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।